आज हम पढ़ेंगे इकाई 3 गति के नियम। तो गति के नियम में सबसे पहला टॉपिक है बल। तो बल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फोर्स। तो स्थिर वस्तु को चलाने के लिए, चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए या उसकी गति को तेज या धीमी करने के लिए, गति की दिशा को बदलने के लिए, किसी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं। उसी प्रयास को हम लोग कहते हैं बल। तो इस प्रकार से बल का हम लोग डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था में या गत्यावस्था में, गति की दिशा में या वस्तु के आकार या आकृति में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर लिखाया है विरामावस्था और गत्यावस्था। तो ये दोनों क्या है, तो यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसको हम लोग विराम की अवस्था में कहते हैं, और यदि कोई वस्तु गतिशील में है, जैसे वो कोई वर्क कर रहा है, तो वो कौन सी अवस्था में है, गत्या अवस्था में है। और कई बार ऐसा होता है कि हम वस्तु पर बल तो लगाते हैं किंतु उसकी स्थिति या अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसका उदाहरण क्या है, लोहे का कोई वस्तु है और उसको अगर हम लोग हाथ से तोड़ना चाहे तो वो टूट सकता है क्या, नहीं टूट सकता। तो यहाँ पर भी क्या होता है, बल लगाया जाता है किंतु इस स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बल के निम्न प्रभाव देखते हैं, जैसे कि बल विरामावस्था की वस्तु को गति अवस्था में ला देता है या लाने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जब मैदान पर रखी गेंद को मारा जाता है तो वह मैदान पर क्या होती है, लुढ़कने लगती है। ठीक, तो ये किसका उदाहरण है कि विरामावस्था की वस्तु गत्यावस्था में आ गई। नाव को खेने पर वह पानी में चलने लगती है। ठीक, उसके बाद दूसरा है बल गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब कोई भी वस्तु क्या है, विरामावस्था में है, उसको गति अवस्था में ला देता है, और कोई भी वस्तु गत्यावस्था में है, गति की अवस्था में, उसको क्या करता है, बल लगाने पर वह विरामावस्था में आ जाती है। जैसे चलती हुई साइकिल पर ब्रेक लगाने से वह रुक जाती है, कार पर त्वरक बल लगाने से उसकी गति धीमी या तेज हो जाती है, पेड़ से नीचे गिरते हुए फल को हाथ से पकड़कर हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से जो बल है वो क्या करती है, बल गति की दिशा को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। जैसे रस्सी के एक सिरे पर हम लोग पत्थर के टुकड़े को बांधकर दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर घुमाते हैं तो पत्थर का टुकड़ा भी क्या होता है, वृत्तीय मार्ग में गति करने लगता है। तो या फिर साइकिल के हैंडल को घुमाने से उसकी गति की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इस प्रकार से जो बल है वो गति की दिशा को भी क्या कर देता है, बदल देता है। और बल किसी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन कर देता है और परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे छत से टपकते हुए तार पर भार लटकाने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है, गेंद को दबाने से वह क्या होती है, पिचक जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, बल है। उसके बाद अगला टॉपिक है जड़त्व। तो जड़त्व किसे कहेंगे हम लोग, तो मतलब जब किसी कमरे में रखी हुई वस्तु जैसे पुस्तक, कुर्सी, टेबल, पलंग आदि उस कमरे में तब तक पड़ी रहती है जब तक कि कोई व्यक्ति उसे उठाकर अन्य स्थान पर नहीं रख देता। ये वस्तु क्या होती है, स्वतः ही अपनी स्थिति में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। जैसे फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी तय करके क्या होती है, रुक जाती है, क्योंकि फर्श और गेंद के बीच कार्य करने वाला घर्षण बल गेंद की गति का क्या करता है, विरोध करता है। अब उसी प्रकार से यदि फर्श और गेंद के बीच अगर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता तो इस स्थिति में गेंद एक समान वेग से फर्श पर लुढ़कती रहती। स्पष्ट है कि एक समान वेग से गति करती हुई गेंद अपने वेग से परिवर्तन करने में असमर्थ है। तो इस प्रकार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में अपने आप ही परिवर्तन करने में क्या होती है, असमर्थ होती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जड़त्व का डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। उसके बाद ये जो जड़त्व है ये 3 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं विराम का जड़त्व।
तो किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह मतलब अपने से ही विराम की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, उसे हम लोग विराम का जड़त्व कहते हैं। जैसे इसको हम लोग अनेक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। तो जब बस क्या होती है, अचानक से चलती है तो व्यक्ति के कमर के नीचे का भाग बस के साथ गति अवस्था में आ जाता है, किंतु ऊपर का भाग विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में रहता है, इसलिए व्यक्ति क्या होती है, पीछे की ओर गिर जाती है। दूसरा है घोड़े के एकाएक चलने पर उस पर बैठा घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है। इसका भी सेम रीज़न होगा। जब घोड़ा क्या होता है, एकाएक चलता है तो व्यक्ति के कमर के नीचे का भाग गति अवस्था में आ जाता है, किंतु ऊपर का भाग विराम के जड़त्व के कारण क्या होता है, पीछे की ओर गिर जाता है। अगला उदाहरण है विराम के जड़त्व का। कंबल को छड़ी से पीटने पर या हाथ से झटका देने पर उसमें लगे धूल के कण गिरने लगते हैं। सबसे पहले कंबल कौन सी अवस्था में रहती है, विराम अवस्था में रहती है। जैसे ही हम उसको पीटते हैं या झटका देते हैं, वो क्या होती है, उसके जो धूल के कण है वो गति अवस्था में आ जाती है, जिसके कारण मतलब धूल पहले विराम की अवस्था में रहती है और विरामावस्था के कारण ही वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद है पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तो पेड़ को हिलाते हैं तो उसकी डालियां गत्यावस्था में आ जाती है, किंतु फल विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो ये सब क्या है, विराम के जड़त्व का उदाहरण है। दूसरा है गति का जड़त्व। तो किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही क्या होता है, अपनी गत्यावस्था को मतलब विरामावस्था में लाने में असमर्थ होती है, उसको हम लोग कहते हैं गति का जड़त्व। जैसे इसका उदाहरण है, चलती हुई बस को एकाएक रोकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तो जब बस को हम लोग क्या करते हैं, एकाएक रोकते हैं, तो बस के साथ यात्री के कमर के नीचे का भाग विरामावस्था में आ जाता है, किंतु ऊपर का भाग गति के जड़त्व के कारण गत्यावस्था में ही बना रहता है, जिससे क्या होता है, जो यात्री है आगे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा उदाहरण है घोड़े के एकाएक रुक जाने पर उसमें बैठा घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है। इसका भी सेम रीज़न होगा। उसके बाद है जब कोई व्यक्ति चलती हुई बस से उतरता है तो वह बस की दिशा में गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बस से उतरता है तो उसका क्या होता है, जो पैर है वो बस के साथ क्या होती है, गति अवस्था में आ जाती है, किंतु शरीर का ठीक है, इसी कारण वो क्या होता है, व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। उसके बाद लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने के पहले कुछ दूरी से दौड़ते हुए आता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कूदने से पहले दौड़ने से खिलाड़ी का पूरा शरीर का भाग गति अवस्था में आ जाता है और गति के जड़त्व के कारण उसे अधिक दूरी तक कूदने में क्या होती है, आसानी होती है। तो ये सब क्या था, गति का जड़त्व। उसके बाद तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। जब किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी गति की दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है तो उसकी दिशा को हम लोग कहते हैं दिशा का जड़त्व। जैसे इसका उदाहरण है, जब कोई बस वृत्ति पथ पर मुड़ती है तो उसमें बैठा यात्री पथ के केंद्र के बाहर की ओर एक बल का अनुभव करता है। इसका कारण यह है कि मोड़ पर बस तो मुड़ जाती है, किंतु यात्री के शरीर का ऊपर का भाग दिशा के जड़त्व के कारण उसी दिशा में गतिमान रहता है, उसे केंद्र की बाहर की ओर एक बल का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से ये जड़त्व और जड़त्व के 3 प्रकार, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, एग्जाम्पल और कारण संहिता आप लोग को याद होना चाहिए। उसके बाद अब अगला टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम। तो सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो के जड़त्व मतलब जो जड़त्व का नियम है उसको किस वैज्ञानिक ने दिया है, गैलीलियो ने दिया है। और जो मतलब न्यूटन के गति के नियम है उसको दिया है सर आइजैक न्यूटन ने। तो सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो के जड़त्व संबंधी कार्य को आगे बढ़ाते हुए वस्तुओं की गति का विस्तृत एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया और उन्होंने गति संबंधी 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। तो इसमें से प्रथम नियम होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर
है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य ना लगाया जाए। इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। तीसरा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आगे के क्लास में ये तीनों को हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम को। तो जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी, और जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इससे स्पष्ट करने के लिए हम लोग देखते हैं। तो पहला भाग विराम के जड़त्व से संबंधित है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था अर्थात विराम अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसे हम दैनिक जीवन में आसानी से देख सकते हैं, जैसे किसी कमरे में रखी हुई वस्तु जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी आदि उसी कमरे में अपने स्थान पर ही रहती है जब तक कि व्यक्ति बल लगाकर उसे ना हटाए। दूसरा भाग गति के जड़त्व से संबंधित है। प्रत्येक वस्तु सरल रेखा में अपनी एक समान गति को तब तक बनाए रखती है जब तक कि क्या हो, उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसे दैनिक जीवन में देख पाना संभव नहीं है, जैसे फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी तय करके रुक जाती है, क्योंकि फर्श और गेंद के बीच घर्षण बल कार्य करता है जो कि गेंद की गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है।